ओके ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर चल रहा है और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग बहुत बढ़िया चीज को पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि अभिक्रिया के वेग अर्थात जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों से बदलती है और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो, आज की क्लास के बारे में एक बात बोलूंगा, सभी बच्चे फटाफट साथ में जुड़ जाइए, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के बारे में एक बात बोलूंगा कि आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम इस चैप्टर का जो आगे पढ़ने वाले हैं कल से, उसका एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। मतलब मैं आपको एक बात बोलूं तो आज हम बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हो रेडी कर रहे हैं इस चैप्टर का, और कल से इस चैप्टर का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनना शुरू होगा। तो आज हम ये जानेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हम चीजों को देखेंगे। आज की क्लास में बहुत सी जानकारी आपको इस प्रकार की मिलेगी जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन आप आने वाले लेक्चर्स में करोगे। तो आज बहुत ज्यादा ये कोशिश मत करना कि डीप में ही सब कुछ चलेगा। आज हम थोड़ा ऊपर ऊपर चलेंगे, क्योंकि आज मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल 7 टॉपिक बता रहा हूं, तो वो 7 टॉपिक अलग अलग होकर के कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक तरह से आज हम इस चैप्टर की आप कह सकते हैं कि समरी वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आज की क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में बात करेंगे। आ गए सब बच्चे क्लास में? सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे। एक्चुअल में ध्यान से समझा जाए, आप एक एक बात को लिखते चलना बेटा, ठीक है? आज की क्लास में जो भी बातें मैं बोल रहा हूं आप अपनी कॉपी में या कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना। काफी सारी थियोरिटिकल बातें हम लोग करेंगे, आप और मैं बहुत थ्योरी की बातें करेंगे आज। लिखते हुए चलना। एक्चुअल में अभिक्रिया के वेग को केवल मोटे मोटे तौर पर देखें तो केवल 2 चीजों से फर्क पड़ता है। अभिक्रिया के वेग को सबसे पहले फर्क पड़ता है सांद्रता से और दूसरा फर्क पड़ता है तापमान से। ये चीज सबसे ज्यादा मेन चीज है कि अभिक्रिया के वेग को, लिख लो आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो, अभिक्रिया के वेग को 2 चीजों से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। एक है आपकी सांद्रता, दूसरा है तापमान। अब इसके बाद में इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं आज हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। मेन तौर पर इन्हीं 2 से फर्क पड़ता है। अब बाकी और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर मैं ले रहा हूं, अभिकारक की प्रकृति पर हम बात करते हैं। अभिकारक की प्रकृति पर, अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ये निर्भर करता है। शॉर्ट में इसको ROR कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करती है। जैसे मान लो एक अभिक्रिया आपके सामने NaCl प्लस AgNO3, एक अभिक्रिया मैंने आपको ये लिख करके दी और एक अभिक्रिया मैंने लिख करके दी आपको N2 प्लस H2। एक ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। हमें दिमाग लगाना है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या फर्क रहने वाला है। बहुत मजा आएगा, सुनो। जो पहले वाली अभिक्रिया है उसमें 2 आयन है Na प्लस और Cl माइनस। AgNO3 के अंदर भी 2 आयन है Ag प्लस और NO3 माइनस। मतलब पहले वाली अभिक्रिया जो हो रही है उसमें जो अभिकारक है
वो आयनिक है। आयन है Na+Cn- Ag+NO3-। और जो दूसरी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर सहसंयोजी है, मतलब N और N के बीच में बंद है, H और H के बीच में बंद है। अब आगे मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहां पे जो आयन है ये खट 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 अभिक्रिया कर लेंगे। Na+ तुरंत उचक करके जाएगा, NO3 को बोलोगे आन मिलो सजना और NaNO3 बन जाएगा। Ag+ खट 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 भागेगा, Cl- के पास जाएगा, उसको बोलेगा आन मिलो सजना और AgCl बन जाएगा। ये रिएक्शन हो जाएगी खटाखट, और ये रिएक्शन खटाखट फटाफट होगी, तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो बहुत 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 ज्यादा आएगा। तो यहां पे अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर किया? अभिकारक की प्रकृति। यहां पर क्या होगा, यहां पे N2 और H2 जो है उनको आपस में मिलना है और NH3 बनाना है। NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। तो आन मिलो सजना तो बाद में होगा, पहले अपना संभालो सजना। मतलब पहले N और N के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, बंध टूटेगा, H और H के बीच का बंध टूटेगा, और जब सजना अपना संभाल लेंगे तो मिलने की बारी आएगी। मतलब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस फास्ट होगा, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्लो होगा। तो यहां जो अभिक्रिया का वेग है वो ऊपर वाले की तुलना में कम होगा। तो दोनों केस में चेक करें तो अभिक्रिया का वेग निर्भर किस बात पर कर रहा है? अभिकारक की प्रकृति। आयनिक है, अभिक्रिया का वेग ज्यादा है। अभिकारक की प्रकृति सहसंयोजी, अभिक्रिया का वेग कम है। आ गई बात समझ में? क्लियर और नॉट? पक्का आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये पहला फैक्टर है जिसके ऊपर इस तरह से आपका निर्भर करेगा। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, दूसरा फैक्टर जिस पर निर्भर कर सकता है, उत्पाद का स्थायित्व। उत्पाद के स्थायित्व पर दो रिएक्शन लिख रहा हूं, आप बताना कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, कौन सी रिएक्शन लेट होगी। CH3COH है, CH3COH जो है वो टूट रहा है CH3COO- और H+ में, HCOH टूट रहा है HCOO- और H+ में। हमें देखना है कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो चेक करते हैं। इस रिएक्शन में उत्पाद बन रहा है CH3COO-, और इस अभिक्रिया में उत्पाद बन रहा है HCOO-। अब कमेंट करके बताओ दोनों में से कौन सा उत्पाद ज्यादा स्थायी है। मैं एक कॉल कर लेता हूं, एक सेकंड। हाँ जी, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्थायी है? ध्यान देना, COO- के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने 11th क्लास में थोड़ी बहुत चिन्नी मिन्नी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी तो आपको पता होगा कि CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है। तो अगर CH3 का प्लस आई प्रभाव है तो CH3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है इसकी तरफ, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और किसी के ऊपर भी चार्ज का बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, किसी के ऊपर भी चार्ज का बढ़ना उसके स्थायित्व की बात नहीं है, उसको अस्थायी करना है। तो इसका मतलब इस पे चार्ज ज्यादा है तो ये अस्थायी है। यहां पे इसके नेगेटिव को H बढ़ा नहीं रहा है, कम नहीं कर रहा तो बढ़ा भी नहीं रहा है, ये बढ़ा रहा था, तो यहां पे ज्यादा नेगेटिव हो गया था। ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा अस्थायीपन आएगा वहां पे। यहां पे ये इसकी तुलना में मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये स्थायी है, इसकी तुलना में ये स्थायी है।
तो जो स्थाई है वो जल्दी बनेगा। तो इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली, और स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली। किसने डिसाइड किया अभिक्रिया का वेग फास्ट होगा या स्लो होगा? उत्पाद के स्थायित्व ने। तो कभी कभी अभिक्रिया जो है वो उत्पाद के स्थायी पर भी निर्भर करती है, उत्पाद के स्थायित्व पर भी निर्भर करती है। क्या ये बात चमकी? जीवन में बोलोगे तो अच्छा समझ में आएगा ना सर, जितना एक्टिव रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अभिक्रिया का होना मतलब मैं ये बोल सकता हूं अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती है उत्पाद के स्थायित्व के। जितना ज्यादा उत्पाद का स्थायित्व होगा उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। जितना ज्यादा स्थायी उत्पाद बन रहा होगा, जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड फास्ट रहने वाली है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। यहां पे एक और बात क्लियर होती है, फिर तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा अभिकारक के स्थायित्व के। अब यहां पे थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें R से P बन रहा है। मैं बोल रहा हूं अभिकारक स्थायी है, मतलब अभिकारक का स्थायित्व ज्यादा है। अगर अभिकारक का स्थायित्व ज्यादा है इसका मतलब अभिकारक अपने संसार में खुश है, स्थायी है, तो फिर काई को प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। अगर आपका, मैं आपको कह दूं कि आपका जो अभिकारक है वो स्थायी है, एक काम करता हूं, पहले तो आपकी टॉप चैट को लाइव चैट में कन्वर्ट करते हैं ताकि लाइव बच्चों के कमेंट दिखे। ठीक है, एक सेकंड यार, सेटिंग थोड़ी चेंज कर दूं तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, तो बात यहां पर ये आ रही है कि अगर अभिकारक का स्थायित्व ज्यादा है, मतलब अभिकारक आपका स्थायी है, और अगर आपका अभिकारक स्थायी है तो फिर वो उत्पाद क्यों बनाएगा? तो अभिकारक अगर स्थायी हुआ तो अभिक्रिया का वेग कम होगा ना, क्योंकि बनेगा ही नहीं उत्पाद, बनेगा ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अभिकारक का स्थायित्व कम हो ताकि अभिकारक कम स्थायी हो और उत्पाद ज्यादा स्थायी हो। तो अभिकारक कम स्थायी है, इसी रीजन से वो फटाफट से उत्पाद में बदल जाएगा ताकि वो कम स्थायित्व से ज्यादा स्थायित्व की तरफ जा सके। सही है बात? तो उत्पाद अगर ज्यादा स्थायी होगा और अभिकारक कम स्थायी होगा तो अच्छी बात रहेगी, तब अभिक्रिया का वेग ज्यादा आएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या ये बात मक्खन हो गई? क्या ये बात एकदम मस्त है आपके लिए कि जितना ज्यादा अभिकारक का स्थायित्व होगा उतना अभिक्रिया स्लो होगी, क्योंकि अगर अभिकारक स्थायी है तो प्रोडक्ट क्यों बनाएगा वो? मोटी मोटी बात है। और अगर अभिकारक कम स्थायी है तो वो फटाफट से अभिक्रिया करेगा, जल्दी जल्दी ज्यादा स्थायी उत्पाद बनाएगा और अभिक्रिया का वेग ज्यादा आएगा। मस्त बात है यार, मस्त बात है एकदम। यस और नो? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, सेकंड पॉइंट था, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर भी अभिक्रिया का वेग कभी कभी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है अपन चेक करते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि मिश्री को पानी में घोलना मुश्किल होता है? मिश्री, अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा मिश्री क्या होती है। मिश्री और शक्कर में कुछ फर्क होता है। मिश्री ऐसे मोटे मोटे डले होते हैं शक्कर के, और शक्कर इसी को बारीक बारीक पीस होता है इसका। आपको मिश्री को पानी के अंदर घोलना है, तो जब मिश्री को पानी में घोलते हैं तो ये स्लो होता है, धीरे धीरे घुलता है वो। और अगर शक्कर को पानी में घोलते हैं, खट 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 शक्कर घुल जाती है। और शक्कर के भी बड़े पीस की तुलना में जो बारीक बारीक पाउडर आता है ना एकदम शक्कर, इसको बोलते हैं बूरा शक्कर। मिश्री के बाद एक आती है शक्कर, एक आती है बूरा शक्कर। अब मुझे नहीं पता आप लोग समझ पा रहे हो क्या।
मिश्री मोटे मोटे डले, शक्कर पतली पतली बारीक बारीक, और बुरा शक्कर एकदम बुरा नमक की तरह। मिश्री से ज्यादा तेज घुलती है शक्कर, और शक्कर से ज्यादा तेज घुलती है बुरा शक्कर। क्यों ऐसा होता है? मिश्री प्रसाद में मिलती है, क्या बात है, करिश्मा ने बिल्कुल सही बात बोली, प्रसाद में मिलती है। तो मिश्री के पास क्षेत्रफल कम है, देखो आप, तो बाहर वाले क्षेत्रफल के ऊपर पानी आ गया, अंदर जो मिश्री के पदार्थ हैं उनको पानी मिल ही नहीं रहा है, तो कम क्षेत्रफल है जो पानी के संपर्क में आ रहा है, तो अभिक्रिया धीरे हो रही है। यहां पर खूब सारा क्षेत्रफल है हर तरह हर जगह, तो ज्यादा कण पानी से घिरे हुए हैं, और ज्यादा कण पानी से घिरे हुए हैं तो ज्यादा जल्दी से घुल रहा है। बुरा शक्कर तो एकदम डॉट होता है इतना सा, तो वहां तो और ज्यादा पानी चारों तरफ से बुरा शक्कर को घेर के रखेगा, अभिक्रिया और फास्ट होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा अभिक्रिया करने के लिए, उतना ही वेग ज्यादा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं बात? इतना बड़ा क्षेत्रफल है, पानी जब आ रहा है चारों तरफ से, तो अंदर वाले पार्टिकल्स को तो पानी मिल ही नहीं रहा है, लेट मिलेगा उनको पानी। जब ये सरफेस वाले अभिक्रिया कर लेंगे तब अंदर वाले को मिलेगा, और इसी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं बारीक बारीक, तो हर एक कण को घुलने के लिए उसके चारों तरफ पानी ही पानी होगा। इसलिए मिश्री से ज्यादा शक्कर घुलती है, और शक्कर से ज्यादा बूरा घुलती है, बूरा शक्कर, बूरा शक्कर, बूरा शक्कर। डैनी को दिखाओ, डैनी गया ऊपर, ऊपर वाले स्टूडियो पे डैनी सो रहा है, इंस्टाग्राम पे मिलेगा अब डैनी आपको। चलो समझ में आ गई बात, डन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ये हो गया कि क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा तो वेग ज्यादा आएगा, ये बात समझ में आती है। चाहो तो इसको कमेंट सेक्शन में नोट करके रख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, प्रकाश की तीव्रता। अब एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, जैसा कि अगर आपने सुना हो कि H2 जो है जब Cl2 से अभिक्रिया करता है और HCl बनाता है, तो यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों ने क्लास 11 में ठीक से पढ़ाई की नहीं होगी, पता है मुझे, तुम लोग मस्ती मारे हो बेटा, लॉकडाउन की पैदाइश हो तुम, लॉकडाउन की पैदाइश हो ना। पैदाइश का मतलब तुम्हारा जन्म लॉकडाउन में नहीं हुआ, पर तुम्हारा साइंस की दुनिया में जो जन्म हुआ है वो लॉकडाउन में हुआ है, तो आप लोग लॉकडाउन की पैदाइश हो। तो अगर आप लॉकडाउन की पैदाइश हो तो आपने आधा 11 तो टाइम पास में निकाल दिया होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 11th में एक टॉपिक हुआ करता था जिसमें ये पढ़ाया जाता था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उस विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर आवर्ती म्यू है, तो प्रकाश के अंदर जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसे छोटे 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 एनर्जी के पैकेट होते हैं, और छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। और जो फोटोन की ऊर्जा है वो समानुपाती होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती के, और यहां से एक नियतांक आता है प्लांक नियतांक, और फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है E = hν। इसलिए अभिक्रिया के ऊपर अपन ऐसे hν लिख रहे हैं। hν का मतलब है प्रकाश। तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है उस पर तीव्रता का क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने तीव्रता को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब पता है क्या है एक्चुअल में, ये हमेशा याद रखना बेटा, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि तीव्रता को बढ़ा दिया मैंने, तो तीव्रता को बढ़ाने का मतलब यह है कि मैंने फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया। जैसे पहले आपने 50 वॉट का बल्ब लेकर के आए, अब आप 100 वॉट का बल्ब लेकर के आए। रोशनी जिस कलर की इससे निकल रही है, रोशनी उसी कलर की इससे निकलेगी। पर अगर ये 1 सेकंड में 100 फोटोन फेंकता है, खट 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 फोटोन पैकेट, तो ये 1 सेकंड में 200 फोटोन फेंकेगा, ये इसका मतलब है।
तो तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? ये जो एनर्जी के छोटे 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 पैकेट है, इनकी संख्या को बढ़ाना। ये छोटा छोटा पैकेट जाकर के जब टकराता है ना, तो उससे अभिक्रिया होती है कुछ रिएक्शंस में। तो अगर तीव्रता बढ़ रही है तो फोटोनों की संख्या बढ़ रही है। फोटोनों की संख्या बढ़ रही है तो एक सेकंड में बहुत सारे फोटोन खट 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 जाएंगे, टकराएंगे, ऊर्जा देंगे और अभिक्रिया करवा देंगे। आपको पता है जो Cl2 है ना, ये है बदमाश। ये जो Cl2 है, ये Cl2 इस लाइट की उपस्थिति में Cl और Cl में टूट जाता है और तब वो H से मिलकर के HCl बनाता है। तो जितना ज्यादा लाइट होगी, जितना ज्यादा फोटोन होंगे, उतना ही ज्यादा खट 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 आपका Cl टूटेगा और जल्दी 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 आपका HCl बनेगा। तो जहां एक सेकंड में 50 फोटोन आएंगे तो 50 Cl2 टूटेंगे। अगर एक सेकंड में 100 फोटोन आ जाए तो 100 Cl2 टूट जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वो अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, अगर उन अभिक्रियाओं के अंदर हम तीव्रता को बढ़ा दें तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, अभिक्रिया खट 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 जल्दी से होगी और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इस अभिक्रिया में, ऐसी अभिक्रिया में वेग किस बात पर निर्भर किया बेटा? इस अभिक्रिया में वेग निर्भर किया प्रकाश की तीव्रता पे। तो टॉपिक हो गया कि अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर कर सकता है। बताओ जी, बताओ, मजा आ गया जी? समझ में आ गया जी? अरे आज की क्लास बहुत बेसिक है मुन्ना, बस फीलिंग लेते जाओ, पढ़ते जाओ। अब इनको एक एक करके विस्तार में आगे पढ़ेंगे, अभी फीलिंग ले रहे हैं। अब हम फीलिंग लेने जा रहे हैं, फीलिंग लेने जा रहे हैं फिफ्थ टॉपिक की, जहां हम उत्प्रेरक का रोल देख रहे हैं, उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके बारे में बहुत डिटेल में इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट अभी मैं आपको थोड़ा बहुत एक सिंपल सी बात समझाता हूं, मस्त बात समझाता हूं। आपको पता है कि आपको घर से स्कूल जाना है। शुरुआत आपको घर से करनी है, जाना आपको स्कूल है, ठीक है? घर से आपको कहां जाना है? स्कूल जाना है। अगर आप घर से स्कूल जाओगे तो आपको पैदल जाने में 2 घंटे लगेंगे। अगर आप घर से स्कूल जाते हो बस में तो आपको 20 मिनट लगते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछूं, इस बस ने क्या किया? तो बस ने आपको स्कूल से, घर से स्कूल ही पहुंचाया। मतलब बस ने ऐसा नहीं किया कि आज मैं बस में बैठ गया हूं तो एक काम करता हूं, दिल्ली घूम आता हूं। नहीं, आपको अगर अपने घर से स्कूल जाना था तो चाहे आप पैदल गए, चाहे आप बस में गए, आप गए स्कूल ही हो। मतलब आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस बात पे पड़ा? जहां आपको पहले ज्यादा समय लग रहा था, वहां आपको अब कम समय लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही काम करता है आपका उत्प्रेरक। या आपका मन कर जाए कि यार मेरे को अपना घर, आपका घर इंडिया में है और आपका मन कर जाए कि यार मेरे को तो लंदन जाने को मांगता है, आप उन तो लंदन जाएगा। आपके मन में जज गई मेरे को लंदन जाना है। अब आपको अगर लंदन जाना है तो आप पैदल थोड़ी जा सकते हो यार, नहीं जा सकते आप पैदल। आपको लंदन जाना है तो आपको फ्लाइट लेनी ही पड़ेगी, पैदल का ऑप्शन ही नहीं है। तो फ्लाइट ने क्या किया? आपके घर से लंदन जाने को संभव बनाया, आपके घर से लंदन जाने को पॉसिबल बनाया। तो कभी कभी पता है क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि उत्प्रेरक किसी काम को जल्दी करवा देता है। जैसे ये काम 2 घंटे में रहा, उसने 20 मिनट में करवा दिया। कभी कभी उत्प्रेरक किसी असंभव काम को संभव कर देता है। जैसे यहां बस ने आपका टाइम बचाया और यहां फ्लाइट ने आपकी यात्रा को संभव बनाया। इसका एक और एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ में। आपको पता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर आपको मन में आ जाए कि मेरे को हाइड्रोजन जोड़नी है, आपने कहा जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाएगी,
ये CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाके जुड़ जाएगी, CH3 हो जाएगा। यह अभिक्रिया देख करके एकदम सिंपल लग रही है, अरे हुआ ही क्या है, H2 था, H2 था, बॉन्ड टूटा, एक H जाके इससे जुड़ गया, एक H जाके इससे जुड़ गया, एक बॉन्ड इनका फ्री हुआ, एक H यहां जुड़ा, एक H यहां जुड़ा, CH3 CH3। सुनने में ये रिएक्शन एकदम हलवा लग रही है, पर तुमको पता है एक H और एक H को तोड़ने में ऊर्जा चाहिए होती है 1200 किलो जूल प्रति मोल। लगभग बता रहा हूं, मेरे को याद नहीं है, बट इतनी इतनी होती है। मतलब एक H को दूसरे H से अलग करने के लिए 1200 किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा चाहिए। अरे बच्चों का खेल नहीं है ये ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तुमको लग रहा है बच्चों का खेल है, नहीं हो सकता। इतनी ऊर्जा कहां से लेके आओगे? 1200 किलो जूल प्रति मोल किसको बोलते हैं यार? इतनी ज्यादा ऊर्जा दोगे तब जाके आपका यह अभिक्रिया हो सकती है। हम तो माथा पकड़ के बैठ गए, हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है भाई, हम नहीं जा सकते लंदन पैदल, नहीं जा सकते पैदल। अब इस समय एंट्री होती है तुम्हारे उत्प्रेरक की। तुम्हारा उत्प्रेरक आता है टेंटन, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। चाहो तो निकिल ले लो, चाहे तो पैलेडियम ले लो, चाहे तो प्लेटिनम ले लो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये प्यार है इनके बीच में, भयंकर प्यार है इनके बीच में। ये इससे बहुत प्यार करता है और उस प्यार को तोड़ने की कीमत है 1200 किलो जूल प्रति मोल। निकिल ने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में फूट डाल देते हैं। निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम पता है क्या करते हैं? दोनों के दोनों ऐसे चिपके हुए एक दूसरे से। निकिल आएगा, निकिल बोलेगा एक काम करो, तुम दोनों सुनो मेरी बात, तुम दोनों मेरे से चिपक जाओ। सुनना ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए, निकिल इन दोनों को अपने ऊपर चिपका लेगा। तो जैसे ही निकिल इन दोनों को अपने ऊपर चिपकाएगा, इनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा पहले की तुलना में। मान लो दो लोग बहुत बुरी तरह से आपस में लड़ रहे हैं, क्या करते हो आप लोग? आपने लड़ाई देखी होगी बचपन में, स्कूल में बहुत फाइट्स होती हैं। इसने मेरी वाली को ये बोला, इसने मेरी वाली को ये बोला, इसने ये किया, इसने वो किया, तू मेरे से बाहर मिल, तू मेरे से अंदर मिल, तू मेरे से इधर मिल, यही होता है। और गुत्थम गुत्ती चल रही है, एकदम लड़ लिए आपस में, निब्बा निबीज निब्बास लड़ लिए आपस में, निब्बी के चक्कर में निब्बा लड़ लिए मान लो। अब आप उस लड़ाई को क्या छुड़ाओगे? उस लड़ाई को छुड़ाने का एक ही तरीका है, वो दोनों लड़ रहे हैं, आप एक काम करते हो, जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं आप जाके दोनों को ऐसे पकड़ के खींच देते हो। तो जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपने दोनों को पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो उनके बीच का जो बंध है, उनके बीच की जो गुत्थम गुत्थी है, वो कमजोर हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में एकदम चिपके हुए, इन दोनों को निकिल अपने ऊपर चिपका लेता है और इनके बीच का बॉन्ड कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे सरफेस के ऊपर चिपकाने को अधिशोषण कहते हैं। ऐसे सरफेस के ऊपर चिपका लेने को अधिशोषण कहते हैं, एडजॉर्प्शन। पढ़ोगे आप इसको चैप्टर नंबर 5 में। तो निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ने क्या किया? अधिशोषण कर लिया, बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जहां पहले 1200 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए थी, अब काम हो जाएगा 700-800 में। आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, अब इनका बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा कमजोर हो गया है, तो पहले की तुलना में आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, अब कम ऊर्जा में भी आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार उत्प्रेरक ने क्या किया? जो अभिक्रिया ज्यादा ऊर्जा पे हो रही थी उसको कम ऊर्जा पे करवा दिया। पर क्या अभिकारक ने उत्पाद को बदला? क्या अभिकारक को बदला? सॉरी, क्या उत्प्रेरक ने अभिकारक को बदला? उत्प्रेरक को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। उसका बस एक ही काम है, या तो अभिक्रिया को फास्ट कर देना, या कोई अभिक्रिया नहीं हो पा रही है किसी रीजन से, तो उसको संभव बना देना। एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक रियल फीलिंग वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिससे आपको समझ में आया कि उत्प्रेरक एक्चुअल में करता क्या है। उत्प्रेरक एक्चुअल में करता क्या है। सही है? आगे बात समझ में? तो पॉइंट यहां पर यह आता है प्यारे बच्चों कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्प्रेरक का प्रभाव क्या पड़ता है। उत्प्रेरक को काम में लेने से
अभिक्रिया का वेग बढ़ाया जा सकता है। उत्प्रेरक क्या करता है उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी मैंने आपको उत्प्रेरक के बारे में बहुत कम पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना आज मैं टॉपिक आपको हल्का हल्का बता रहा हूं, इस चैप्टर के एंड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने एकदम शॉर्ट में पढ़ा है इसको, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा है इसको। क्या पढ़ा अपन ने कि उत्प्रेरक कभी कभी अभिक्रिया को फास्ट करवा देता है, समय बचा लेता है, या उत्प्रेरक कभी कभी असंभव अभिक्रिया को संभव कर देता है। एक एग्जांपल से आपने देखा, तो उत्प्रेरक का प्रयोग करने से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। उत्प्रेरक का प्रयोग करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रभाव देखते हैं, प्रभाव नंबर 6, तापमान का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जरा चेक करते हैं। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। लिखो इसको कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कि प्रैक्टिकली ये पाया गया कि तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में इस चैप्टर के एंड में हमको पढ़ना है, जहां एक टॉपिक आएगा बकायदा अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव। फिलहाल आप लिख के छोड़ दीजिए और इसको भी हमें विस्तार में पढ़ना है, विस्तार में पढ़ेंगे, इसको भी बहुत विस्तार में पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है कि अभिक्रिया के वेग मतलब तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और मान लो कोई तापमान T है, उस पर अभिक्रिया को कोई वेग आ रहा है, अगर आपने तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का वेग जितना भी था पहले उससे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, और उसके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में आपको जानकारी मिलेगी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है? बोलो यार, बढ़िया। अब आते हैं आगे, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का। तापमान का प्रभाव हो गया, अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जो कि है अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव। कि अभिकारक की सांद्रता पर वेग किस प्रकार निर्भर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। अभिकारक की सांद्रता पर जब वेग का प्रभाव देखने की कोशिश करी तो बहुत सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिले साइंटिस्टों, प्रैक्टिकली अलग अलग चीजें प्राप्त हुई उनको। ये कल की क्लास की भूमिका है बेटा, तो इसको जितना ध्यान से पढ़ोगे कल की क्लास आपको बहुत अच्छी 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 समझ में आएगी। उन्होंने ये देखा कि सामान्यतः सामान्यतः जब अभिकारक की सांद्रता, ऐसे लिख दूं, अभिकारक R और उसकी सांद्रता को बढ़ाते हैं तो वेग भी बढ़ता है। सामान्यतः उन्होंने देखा, साइंटिस्ट लोगों ने प्रैक्टिकली जनरली ये देखा कि R की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। परंतु उनको कुछ ऐसे भी केस मिले
कि आर को बढ़ाने पर वेग कम हो रहा है। मतलब उनको एक केस ऐसा मिला, मतलब मोस्टली उनको ये मिला, सामान्यतः ये था कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते थे तो वेग बढ़ जाता था, परंतु कुछ केस उनको ऐसे भी मिले जिसमें अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर वेग कम हो रहा था। कुछ केस उनको ऐसे भी मिले कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उनको कुछ केस ऐसे भी मिले कि वेग जो है अभिक्रिया का वो उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था। कुछ केस उनको ऐसे मिले जिसमें मान लो अभिकारक आपके पास 2 या 2 से अधिक है, तो उनको कुछ केस ऐसे मिले कि कभी कभी अभिक्रिया का जो वेग है वो किसी अभिकारक पर निर्भर करता है, किसी पर नहीं करता। मतलब समझे? जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही है कि A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी, तो साइंटिस्टों ने पाया कि A को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, पर B को बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है वो A पर तो निर्भर कर रहा है पर B पर निर्भर नहीं कर रहा। कभी कभी उन्होंने ये देखा कि अभिक्रिया का वेग, अपन सांद्रता बढ़ा रहे हैं अभिकारकों की तो वेग बढ़ रहा है। कभी उन्होंने ये देखा कि मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूं अभिकारक की, वेग साला कम हो रहा है। कभी कभी हमने ये देखा कि मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूं अभिकारक की, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कभी कभी मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूं उत्पाद की और उससे वेग पर प्रभाव पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं अभिकारक से पड़ेगा, ये तो उत्पाद से भी प्रभावित हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ए और बी दोनों पर वेग निर्भर कर रहा होगा, परंतु ए पर निर्भर करता हुआ मिलता है, बी पर निर्भर करता हुआ नहीं मिलता। तो इस तरह से मिक्स इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक मिक्स चीजें हो रही हैं, यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, और ये चीज किस प्रकार से लिखी जाए, अभिकारक की सांद्रता पर आपका वेग कैसे निर्भर करता है, उसको कैसे लिखें, ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। अलग अलग प्रकार के केस हो रहे हैं यार, अलग अलग प्रकार के केस हो रहे हैं सारा प्रैक्ट। और हाँ एक और बात, यहां पे सारा डेटा कहां से आ रहा है? प्रैक्टिकल से आ रहा है। सारा का सारा डेटा कहां से आ रहा है? प्रैक्टिकल से आ रहा है। कुछ प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओ वेग बढ़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं वेग कम हो रहा है, कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ अभिक्रिया के अंदर उत्पाद की सांद्रता को बदलने से वेग बदल रहा है, कुछ अभिक्रियाओं के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं, किसी एक अभिकारक पर तो वेग निर्भर कर रहा है परंतु बाकी के अभिकारकों पर वेग निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो भसड़ मची पड़ी है ना, इसका समाधान क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब आपको कल की क्लास में समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग की अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता। कल के टॉपिक में इन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। तबियत पूछा एक बच्चा, मेरी तबियत बेटा ठीक है, अभी ऑलमोस्ट ठीक है। वेग उत्पाद पर निर्भर कर सकता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कहा था ना कि आने वाले पूरे जितने भी क्लासेस हैं उन सबका एक हिंट मिल जाएगा आपको आज। मोस्टली मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास की बता दिया था, पहली ही क्लास के पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि अभिक्रिया का वेग मेन तौर पे 2 ही चीजों पर निर्भर करता है, सांद्रता और तापमान। और सांद्रता के साथ जो निर्भरता है उसमें तो कतई जहर भसड़ मची पड़ी है। कभी अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाते हैं वेग बढ़ जाता है, कभी बढ़ाते हैं कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ाते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी उत्पाद पर निर्भर करने लग जाता है, कभी 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं कि किसी एक को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, किसी दूसरे की बात करेंगे तो उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके।
ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, ए को बढ़ा रहे हैं तो बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बी को बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, केवल ए से फर्क पड़ रहा है। तो ये जो अजीब सी गंदगी मची पड़ी है ना, इसका समाधान एक ही है कि आप अगली क्लास को ध्यान से देखिएगा, उसमें यही सिखाया जाएगा कि सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है। फिर एक सेक्शन आएगा जहां तापमान की निर्भरता आएगी। बाकी इन दो के अलावा जो फैक्टर्स थे, अभिकारक की प्रकृति उस पर भी निर्भर करता है, वो भी मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल देकर के। उत्पाद का स्थायित्व कितना है उस पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अगर ज्यादा स्थायी उत्पाद है जल्दी 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 अभिक्रिया होगी, कम स्थायी उत्पाद है अभिक्रिया नहीं होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा ये देखा गया है कि अभिक्रिया उतनी फास्ट होती है। प्रकाश की तीव्रता, जो अभिक्रियाएं प्रकाश के ऊपर निर्भर कर रही है, जिन अभिक्रियाओं में काम आ रहा है, जिनके कारण वो अभिक्रिया हो पा रही है, उनमें तीव्रता बढ़ाते हैं, फोटोनों की संख्या बढ़ती है, वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक कभी कभी कोई रिएक्शन को जल्दी करवा देता है, कभी कभी जो रिएक्शन नहीं हो रही होती है उसको भी करवा देता है। एग्जाम्पल आपने देखा। इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है आने वाले समय में। तापमान का प्रभाव, 10 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं अभिक्रिया डबल हो जाती है। क्यों होती है अभी भी मिस्ट्री है, तभी तो इंटरेस्टिंग है यार। इस चैप्टर का फील आ गया आपके अंदर कि अब इस चैप्टर में इसका जवाब जानने को मिलेगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से वेग डबल क्यों हो जाता है। इसका जवाब जानने को मिलेगा उत्प्रेरक ऐसा क्या करता है कि ये सब हो जाता है। कितना कितना मजा आएगा इस चैप्टर में। फिर ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है सर कि कभी आर पे निर्भर कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा है ये कल की क्लास में आपको जानने को मिलेगा। धीरे धीरे सारे रास्ते पर्दा उठेगा। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कल की क्लास में अभिक्रिया के वेग की निर्भरता देखेंगे हम लोग, अभिकारक की सांद्रता पर। बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अच्छे से अटेंड करिएगा, क्लास में पधारिएगा। बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बैच ज्वाइन नहीं किया तो कहाँ सो रहे हो, कॉल करो इस नंबर पे और अभी के अभी बैच ज्वाइन करो। दूसरी बात कि आपको कमेंट करके बताना है कि अभिक्रिया का वेग किस किस पर निर्भर करता है, वो सारे पॉइंट आपको वहां पे लिख के रख लेना है। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बाय बाय, जय हिंद।